कायरता को कुर्सी, वीरत्व को वनवास मिला। नेताजी को गुमनामी, चाचा को सब खास मिला। कायरता ने ऐश करी, वीरत्व को क्या खाक मिला। सावरकर को बदनामी, जिन्ना को पूरा पाक मिला। कोई तो पूछे इतिहास की नींव कहाँ, बुनियाद कहाँ। कोई तो पूछे इतिहास में चंद्रशेखर आजाद कहाँ। कोई तो पूछे एक दिन काला पानी कोहराम कहाँ। कोई तो पूछे इतिहास में सावरकर का नाम कहाँ। कोई तो पूछे उठा पुण्य स्वराज का उबाल कहाँ। कोई तो पूछे इतिहास में लाल बाल और पाल कहाँ। कोई तो पूछे मकसद क्या था चाचा और सन्यासी का। कोई तो पूछे कारण क्या था भगत सिंह की फांसी का। कोई पूछे भारत को टुकड़ों में किसने बांटा था। कोई तो पूछे भारत को धर्मों में किसने बांटा था। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम। मित्रों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये जरजोरू ज़मीन जो 73 को मानने वाले जितने भी उस पे जीवन बिताने वाले लोग हैं ना, जो समुदाय है पूरे विश्व भर में, 2 समुदाय हमें तो पक्का पता है। ये विश्व के ही तबाही का कारण बन चुके हैं। 2000 साल से हम ये देख रहे हैं। ये दोनों समुदाय की असीमित जो लिप्सा थी, उनका जो स्वार्थ था, और उसके चलते संपूर्ण एक समुदाय के तबाही का तंत्र इन्होंने विकसित कर लिया था। अब ऐसा भी नहीं है कि विकृति जो ये थी ये प्राचीन समय से नहीं थी, जरूर थी। हाँ, विश्व के हर जगह पे वो मौजूद थी, लेकिन वो सीमित निजी स्वार्थ हुआ करता था। वहाँ के सत्ता समीकरण और वहाँ की जो संपत्ति है, माया है, उसका वो आकर्षण था। लेकिन वह उनके पीछे ये नस्ल मिटाने वाली संस्कृति, परंपरा नष्ट करने वाली जो मानसिकता थी ना, वो बिल्कुल नहीं थी। आज बात करेंगे अफीम के व्यापार की। कनेक्शन जुड़ता है, सीधी बात है, अनातोलिया तुर्की से। इसके व्यापार से ही फिर अंधाधुंध पैसा, भ्रष्टाचार का और ज़्यादा फैलाव पूरे विश्व भर में हुआ। कई नए जितने भी डकैत थे, इन नए डकैतों ने काफ़ी सारा पैसा इसमें इकट्ठा कर लिया और इससे कई देश बर्बाद भी हुए, आज भी हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं, हम देख रहे हैं। अफीम मित्रों, अफीम ये एक जंगली पौधा है। साधारण तो आइडिया हम सामान्य को है कि अफीम एक जंगली पौधा है, और इसीलिए मैंने, हमारा तो इतिहास का पूरा चैनल है, लेकिन मैंने सोचा कि ये अफीम के बारे में थोड़ा सा जानकारी मैं मेरे मित्रों को दे दूं। इसलिए मैं 3 एपिसोड इसके बारे में करना चाहता हूं कि इसका जो टोटल इम्पैक्ट है वो हमारे समाज पे कैसे पड़ा। तो अनातोलिया तुर्की में ये एक जंगली पौधा, तो वहाँ पे जंगलों में वहाँ पे उगता था। अनातोलिया के जो किसान थे
उनका ध्यान तब आकर्षित हुआ जब उन्होंने देखा कि अक्टूबर के बाद ही पक्षियों का एक झुंड इन पौधों के आसपास मंडराता रहता है। अब अधिक जानकारी पाने की उनमें इच्छा हो गई, तो उन्होंने अधिक अध्ययन के बाद उनको पता चला कि ये जो पक्षी है ये चोंच भी मारते हैं। कहाँ मारते हैं? उस पौधे का जो फूल आते हैं, वो फूल आने के बाद में वो फूल डोडे में बदल जाते हैं। अब वो डोडे को ये पक्षी अपनी चोंच मारते हैं। अच्छा, और आगे पता चला कि वो पक्षी डोडे को पहले तो छेद करते हैं और वो करने के बाद में उससे रबर के पौधों की तरह एक तरल पदार्थ निकलता है, उसका वो लोग सेवन करते हैं। किसान आगे बढ़े, उन्होंने चख के देखा, वाह वाह, चख के देखा, मजा आया, नया जोश उत्पन्न हुआ, क्या बात है। तो फिर क्या था, चलो इसे बेचते हैं। क्योंकि उन किसानों को ये पता चला कि इसमें शराब का नशा तो है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इसमें जोश है। अब खाना बदोश कबीले वालों की ये सबसे अच्छा कमाई का स्रोत लगना स्वाभाविक है। फिर अरबी व्यापारों ने दूर दराज देशों में ये इसका जो तरल पदार्थ था वो लेके जाने लगे, बेचने लगे। जो रिकॉर्ड मैंने खंगाले, अभी 2-3 दिन से मैं वही काम कर रहा हूँ, तो जो रिकॉर्ड मैंने खंगाले तो इसमें एक पुस्तक में ये भी लिखा है कि अलेक्जेंडर ने इस अफीम को ईरान में जाके उसका प्रचलन किया। अभी तो विश्व में इसकी खेती विविध जगह होती रही है, लेकिन स्वल्प मात्रा में, क्योंकि प्राचीन इतिहास में इस पौधे को औषधि के रूप में ही उपयोग किया जाता था। हमने मॉर्फिन का नाम सुना होगा। दूसरे विश्व युद्ध में तो मॉर्फिन सबसे ज़्यादा फेमस था। ये मॉर्फिन वो वही प्राचीन औषधि का आज का संस्करण है। चलो, अब मैं और मेरे मित्र ये जान लेते हैं कि ये अफीम आखिर चीज क्या है। अफीम एक नीले खूबसूरत फूल और वही फूल का बाद में डोडे के रूप में फल देने वाला एक जंगली पौधा है। डोडे के अंदर के जो रंध्र होते हैं वो रंध्र में असंख्य बीज होते हैं। अब वो बीज को हम खसखस कहते हैं। खसखस, पता है, खसखस हमारे मसालों में एक महत्वपूर्ण पदार्थ आज है। भारत के हर रसोई में आप जाके देखो, आप खसखस को पाओगे। वैसे फिर वो खेती का भी मैं खंगाल रहा था तो मुझे पता चला कि 1 हेक्टेयर में साधारणतः 7 से 8 किलो के आसपास के बीज बोए जाते हैं, 20-25 हज़ार रुपए के आसपास के। फिर बाद में आगे चल के 120 दिन के बाद वो लगभग 50 से 60 किलो वो सूखा हुआ तरल पदार्थ है जो है ना, जो निकालने में 24 घंटे किसान का जाता है, वो उसमें वो 50-60 किलो कुछ निकलता है। तो आप मोटा मोटी मान लो कि ये 50-60 किलो तरल पदार्थ प्रति हेक्टर इस पदार्थ को सरकार खरीद लेती है, तो सरकार कम से कम 1-1.5 लाख रुपए आपको दे देती है। तथापि अगर इसको कोई स्मगलर्स, तस्कर्स के पास आप लेके जाते हो तो 100 गुना तक ज़्यादा पैसे वो उनके देते हैं। बाकी तो वो हीरोइन बुरन, वो तो हशीश कहते हैं, वो तो आगे की बातें हैं। भारत में मित्रों मालवा और बंगाल ये अफीम की 2 वैरायटी हैं, तो में पारंपरिक तौर पे चली आ रही हैं, लेकिन कुछ कृषि विद्यापीठों ने इसका संकरित बीज भी निकाला। अब बीज के नाम सुनिए। बीज का नाम निकाला, बीज को नाम दिया, एक का नाम है जवाहर 16, दूसरे का नाम है जवाहर 539, तीसरे का नाम है जवाहर 540।
जैसे मैंने पिछले एपिसोड में ही आपको बताया था कि हिमालय का भारत का सर्वप्रथम जो पॉइंट है वो इंदिरा है हिमालय में, तथा अंडमान में सबसे आखिरी भारत का जो पॉइंट है वो भी इंदिरा ही है। 750 से ज्यादा अब रोड हो, इमारतें हो, शैक्षणिक संस्थान हो, गांव के नाम हो, जू हो, पार्क हो, पता नहीं और क्या क्या। हाँ, सब, एक तो जवाहर होगा, एक तो इंदिरा होगा, एक तो राजीव होगा। ये मजाक है भारत में। इन वामपंथी जो सुअर है, इन्होंने हमारा जो मध्यकालीन इतिहास है वो ये अय्याश, नशेड़ी, ठरकी, लौंडीबाज, बच्चेबाज, इस्लामी आक्रांताओं से हमारा मध्यकालीन इतिहास वामपंथी सुअरों ने जोड़ दिया है। लेकिन हमारा जो वर्तमान है ये नकली गांधी और नेहरू, इनसे जोड़ने की कवायद गत 75 साल से इन सब लोगों की है। मुझे लगा मेरे जैसे सामान्य को पता तो चले कि भाई सोने से महंगा बिकने वाला और इतना इतना बड़ा ग्लैमर गुनहगारी का जिसके पीछे है, ये माल आखिर है क्या। तो बाद में ये भी पता चला कि भाई ये नील और अफीम से हमारे किसान को बर्बाद करने की ये व्यापार नीति से अंग्रेजों ने हमारे पूर्व भारत को कैसे कंगाल कर दिया। फिर मैं बोला इसके ऊपर 2-3 एपिसोड ही कर डालते हैं, क्योंकि अंग्रेजों की ये जो दमन नीति थी ना अफीम और नील के बारे में, ये हमें कोई नहीं बताता। और हमारा चैनल फेमस ही इसके लिए है कि हम वहीं सच्चा इतिहास आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। प्रस्थापित सत्ता जो पुराने परिचित प्राचीन विश्व में आस्था से जो जुड़ी थी, ये हम सबको पता है कि पुराने विश्व में सत्ता का प्रमुख केंद्र मंदिर ही हुआ करते थे या पुजारी हुआ करते थे। अब उच्च वर्चस्व को कम करना इन लोगों को आवश्यक लगा। नई पीढ़ी जो आती है उनको लगा कि भाई धर्मगुरु का वर्चस्व क्यों होना चाहिए, चलो ठीक है। अब लेकिन उसी का कारण है कि अब्राहमिक जितने भी 5 है संप्रदाय, उन संप्रदाय की आप पुस्तकें देख लो, हाँ, वो एक दूसरे की फोटोकॉपी लगती हैं, क्योंकि तंत्र वही है और उसके पीछे का उद्देश्य भी वही है। आप देखिए मित्रों, अब यहूदी का ले लीजिए, यहूदी का जो ओल्ड टेस्टमेंट है, ईसाई ने उसे न्यू टेस्टमेंट बनाया। तो आगे चल के फिर 600 साल के बाद में ये इस्लामियों ने कुरान, वही ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, और उसके बाद 600 साल के बाद कुरान आया, नाजिल हुआ कहते हैं, वो आसमान से नाजिल हुआ। चलो, ये सभी तीनों धर्म अपने प्रेषित को ही अकेला गॉड का रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज, इनका गॉड पुल्लिंगी है, स्त्रीलिंगी नहीं है, ये पुल्लिंगी गॉड है। और ये सामान्य जन से, म्हणजे हमारे जैसे जो सामान्य पृथ्वी के जन है, इनसे सिर्फ और सिर्फ प्रेषित के द्वारा ही बात करता है। उनका जो पुल्लिंगी, वो जोशुआ होगा, अल्लाह होगा या गॉड जो भी है, वो सिर्फ उसके प्रेषित के द्वारा ही हमसे बात करता है। अच्छा, इन सारे संप्रदायों के प्रेषित सभी के सच्चे हैं, और उनको असली दिखाने में या जताने में मैं कहूँ कि उन सब जितने भी प्रेषित हर एक तीनों संप्रदाय के हैं, ये तीनों को असली और आखिरी जताने में हमेशा गुत्थम गुत्थी 2000 साल से चल रही है, ये भी हम जानते हैं। इसमें 9 बार फिर क्रूसेड हुआ, वो भी हमने पढ़ा है। अच्छा, ये बात आप समझ लो मित्रों कि प्रत्येक क्रूसेड जो है, जो 9 बार हुआ है, ये सारे के सारे इस्लाम के विरुद्ध नहीं हुए हैं।
1096 में पीपल क्रूसेड कहते हैं। तो पीपल क्रूसेड, वो तो मेरे पास तो उसकी पूरी किताब पढ़ी है। पीपल क्रूसेड में बेलग्रेड का जो ईस्टर्न चर्च है उसके विरुद्ध लोगों ने क्रूसेड कर दिया था। आगे चल के 1204 के क्रूसेड में प्रसिद्ध धर्मगुरु हस पीटर वाल्डो और उनके जितने भी अनुयायी थे और ग्रीक थे, वो ग्रीक का वंश विच्छेद इन लोगों ने कर दिया। पूरा वंश का शिरच्छेद इन्होंने कर दिया था। आगे फिर 1215 में मैग्ना चार्टा हमने इतिहास के पुस्तकों में पढ़ा है। मैग्ना चार्टा को वहां के पोप ने जी जान से अपने विरोध किया है। हमारा आज का विषय नहीं है, लेकिन वो जाते जाते मैं थोड़ा सा समझा कि आपको बताना जरूरी है, तो यहाँ रुक जाता हूँ। उसके बारे में अगले कुछ एपिसोड के 1-2 एपिसोड तो 100% मैं करूँगा क्रूसेड के ऊपर। लेकिन ये सच मित्रों आप जान लिए कि प्रेषित के सिवा किसी और को आराध्य मानना तीनों संप्रदाय में गुनाह माना गया है। इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, ये सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स और ये वर्चस्व के चक्कर में इन तीनों संप्रदायों ने विश्व में तबाही मचा रखी है। और ये मेरे ख्याल से हमारे जितने भी प्रॉब्लम आज जियो पॉलिटिकल, जो इकोनॉमिकल, जो भी नाम दे, जितने भी प्रॉब्लम है सबका मूल यही है। अब पहले के ज़माने के रोमन थे, वो पेगन यानी अनेकेश्वरवा जो लोग होते, अनेक देवताओं को या निसर्ग के शक्ति के रूप में निसर्ग को मानने वाले थे। उनका देखिए क्या हुआ। इस्लाम से पहले अरब जो थे वो EL अब अल कहे एल कहे, लेकिन वो उनकी प्रमुख देवता थी और अन्य भी देवताएं थी। उनका क्या हुआ हमने देखा है मित्रों। स्पेनिश और पुर्तगाल ने पूरे विश्व के मैप को ही सामने रखा और उसको आधा कर लिया, उसके आधा करके उसके ऊपर लाइन खींच ली। उससे क्या हुआ, उसमें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका में पूरी बर्बादी इन स्पेनिश लोगों ने लाई। आज हमारे बेचारे दक्षिण अमेरिकी और अफ्रीकन मूल निवासी जो हैं, वो लोग अपनी मातृभाषा की देवनागरी लिपि जो थी उनकी होती थी, उनकी संस्कृति होती थी, परंपरा सब भूल चुके हैं। और यही वो पुर्तगीज शातिर बदमाश है जिन्होंने अफीम को दवा से नशा बना के बेचने का धंधा शुरू किया। 1608 में जैसे सूरत ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया, दीव दमन पुर्तगीज के हाथ में आ गया। पुर्तगीज अपने जहाजों से अफीम बेचने लगा। उसको पता चला कि उसका सबसे बड़ा खरीदार जो है वो चीन बन गया है। 17वें शतक में पैसा भी इसी व्यापार से सबसे ज्यादा ये लोग बना रहे थे। अफीम लेके जाओ, चीन के रेशम, क्रोकरी, कला साहित्य और भारत के मसाले, नमक, उनको भर के वहीं उसी जहाज को पश्चिम लेके जाओ और 10 गुना ज्यादा मुनाफा कमाओ। यही थे। और बार्टर सिस्टम चलती थी। पौधे को इनको उगाना नहीं था, तो प्रोडक्शन कॉस्ट इनकी जीरो थी, लगभग जीरो आ गई थी। मैं एक बात बताना भूल गया पहले की, ये जो अफीम की मित्रों खेती जहां चालू हुई ना, जिसका नाम मैंने बताया था कि ये अनातोलिया एक प्रभाग है टर्की का, लेकिन उसका असली नाम आपको बताता हूँ। जो मुझे टर्की भाषा में प्रोनाउंसिएशन है, वो प्रोनाउंसिएशन होता है अफियो नकार हिसर। अफियो नकार हिसर। मोटा मोटी भाषांतर इस शब्द का किया जाए तो कहते हैं इसका भाषांतर है अफीम का किला।
उस एरिया का नाम है जिसे अनातोलिया कहा गया है। वैसे ये भी बात सामने आती है कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में मंगोलों ने, देखो मैं क्या बोले, जोरू जमीन अब 15वीं शताब्दी की जो मंगोल है वो कौन है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। वैसे ऑफिशियल धंधा ये अब हमारा ठरकी नशेड़ी लौंडीबाज अकबर था ना उसने धड़ल्ले से अफीम का धंधा और सेवन भी शुरू कर दिया था उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी अकबर के एपिसोड में बता दिया है। लेकिन पूरे एशिया में इन लोगों ने इसका प्रचार और प्रसार जो हुआ है उसमें इन सबसे बड़ी भूमिका इन नादान, ये नालायक नशेड़ी बच्चेबाज और रंडीबाज मूलों की है। अच्छा, ये इन्होंने फैलाया कैसे? फैलाया अशराफ और काजी जितना भी अभिजात वर्ग था ना मुसलमानों का, हाँ, उनमें एक मनोरंजक, दिमाग को शांत रखने वाली दवा के रूप में अफीम को प्रस्तुत किया और इसे फैलाया। अभी ये सब और एक कंपनी देख रही थी जिसका नाम है डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 4 साल पहले ही चालू हो गई थी 1604 में। अब ये कंपनी भी अफीम के व्यापार के विविध मार्ग, विविध स्रोत की तलाश में पहले से थी। हाँ, हम समझ सकते हैं कि व्यापार ही तो जड़ में था कि जिस वजह से ये यूरोप के लोग उठ के यहाँ से वहाँ, वहाँ अमेरिका गए, एशिया आए, दूर दराज ऑस्ट्रेलिया तक गए। ये इसके पीछे व्यापार तो था और क्या दूसरा था। तो ये डच, पोर्तुगीज, स्पेनिश, इसमें स्पेनिश की इतिहास में कहीं ज़्यादा लिखा गया नहीं है अफीम के बारे में, लेकिन आखिर में ये शातिर गोरे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले ये अफीम के व्यापार में उतर गया और जल्दी ही ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरे विश्व में अफीम के व्यापार में एकाधिकार हो गया। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं डच और पुर्तगीज की तो हिंदुस्तान में दाल गली नहीं, लेकिन गोरों ने अपनी यहाँ पे पेठ बना ली थी, विशेषता 1757 के प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद। अंग्रेजों ने अफीम के बदले चीनी चाय का आयात शुरू कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि ये चाय की जो ये लालच है ना, ये अंग्रेजों को ये बहुत बड़ी लालच अंग्रेजों को लत लग गई थी चाय की। कहते हैं पूरे ब्रिटेन का राजस्व का 10% सिर्फ चाय खरीदने में इंग्लैंड का जा रहा था, जिससे वही चाय की जो फसल है उसी को उन्होंने फिर आसाम में लाया, आसाम में बोना शुरू करके हमारे जितने भी पूर्वोत्तर के गरीब किसान थे उनको बर्बाद करने का काम इन इंग्रजों ने किया। अच्छा, इन सारे अफीम के वैश्विक व्यापार को मित्रों करने वालों में सबसे बड़े ब्रिटिश थे। कारण एक ही है, जैसे मैंने कहा कि गोरों के हाथ में सबसे ज्यादा एक विशाल, उपजाऊ और मेहनती कामगारों से, गुलामों से भरा पड़ा एक प्रदेश उनके हाथ था। उसका नाम था हिंदुस्तान। वंदे मातरम।